गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 14 पढ़ेंगे, जो कि है क्रिया। क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना होता है, यानी किसी भी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। क्रिया वाक्य का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना वाक्य का अस्तित्व ही नहीं होता। क्रिया के माध्यम से ही कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति एवं घटना स्पष्ट होती है। कर्ता जो भी काम कर रहा है वह उसके बारे में क्रिया से ही पता पड़ता है। जैसे दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, मरीज सूप पी रहा है और सिम्मी सो रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है, अतः ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रियाएं कहलाती हैं। धातु, तो क्रिया के विभिन्न रूपों में जो पद समान रूप से पाया जाता है वह तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताता है, उसे धातु कहते हैं। धातु के साथ ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे जाग धातु है और इसके साथ ना प्रत्यय लगाकर जागना क्रिया बना। इसी तरह से सो, दौड़, सुन, पढ़, हंस, खेल और बुन ये धातु रूप हैं और इनके साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रियाएं बनी, जैसे सोना, दौड़ना, सुनना, पढ़ना, हंसना, खेलना और बुनना। अब देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, यानी दो तरह की क्रियाएं होती है। तो उनको दो प्रकार से बांटते हैं, जैसे कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रियाएं। सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर भी दो तरह की क्रियाएं होती हैं, जो कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया को। सकर्मक दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, जिसका अर्थ है कर्म के सहित या कर्म सहित क्रिया। तो वह क्रिया जो वाक्य में कर्म अर्थात कर्म की अपेक्षा रखती है, जो कि प्रकट या अप्रकट रूप से हो सकते हैं, तथा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंश क्रिकेट खेल रहा है, मनीष कार चला रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिकेट व कार कर्म है जिन पर क्रिया खेल रहा है व चला रहा है का फल पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्यों, क्या, किसको, किसे व कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे अंश क्या खेल रहा है तो उत्तर मिलेगा क्रिकेट, मनीष क्या चला रहा है तो उत्तर कार। तो इस प्रकार क्या लगाने से या इसी तरह से किसको, किसे या कहाँ लगाने से प्रश्न के उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दूसरा अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। सकर्मक क्रिया की कर्म के आधार पर एक कर्मक और द्विकर्मक दो भागों में बांटा गया है। पहला एक कर्मक, तो जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकरानी कपड़े धोती है, अंश कविता पढ़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में कपड़े तथा कविता शब्द क्रमशः धोती है और लिख रहा है क्रिया के एक एक कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने वैभव को कहानी सुनाई, बुआ ने अयांश को घड़ी दिलाई। तो उपयुक्त पहले वाक्यों में वैभव और कहानी तथा दूसरे वाक्य में अयांश तथा घड़ी दो कर्म हैं, अतः यहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए द्विकर्मक को और उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया। इन वाक्यों में क्रिया पढ़ाया और दिया के साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन उत्तर प्राप्त होता है, तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्राप्त होता है। ये उत्तर ही कर्म है। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, इसलिए पढ़ाया और दिया द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब दूसरा भेद कर्म के आधार पर। तो अकर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं को कोई
कर्म नहीं होता तथा जिसका फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, जागना, डूबना, बैठना, खड़े होना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। उपरोक्त क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः कर्म पर नहीं, इसीलिए ये क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे दीपांशी नाच रही है, खरगोश दौड़ता है। उपयुक्त वाक्यों में दीपांशी व खरगोश कर्ता हैं, जिन पर क्रिया नाच रही है व दौड़ता है का फल पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। दूसरा, क्रिया के भेद में हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर भी दो भेद हमने पढ़े, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया था, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद क्रिया का प्रयोग या संरचना के आधार पर। प्रयोग या संरचना के आधार पर भी क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं, जो कि है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी शरबत लाए, मैंने परीक्षा दी। यहाँ पर केवल एक एक क्रिया ही है, जैसे लाए और दी, इसीलिए ये सामान्य क्रिया है। दूसरा, संयुक्त क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। तो दिए गए वाक्यों में कार्य होने वाला होता है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता, विशेषता व सौंदर्य उत्पन्न करती है। तो जैसे अन्य उदाहरणों में, उसे मुंबई जाना पड़ा, वह मेरे घर आता रहता है। तो यहाँ पर दो दो क्रियाएं हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि संयुक्त क्रिया वाले वाक्यों में पहली क्रिया मुख्य क्रिया तथा शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया या रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा प्रकार, नाम धातु क्रिया। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात संज्ञा शब्द है और इससे बना क्रिया शब्द बतियाना। शर्म संज्ञा शब्द है जिससे बना शर्माना, नाम धातु क्रिया। अपना सर्वनाम है और इससे बना अपनाना, नाम धातु क्रिया बनेगा। मैं सर्वनाम और इससे मिम्याना, नाम धातु क्रिया। नरम विशेषण है जबकि नरमाना नाम धातु क्रिया है। मोटा विशेषण जबकि मुटियाना नाम धातु क्रिया। भुन भुन अनुकरणवाची शब्द है जबकि भुन भुनाना नाम धातु क्रिया का रूप है। खटखट अनुकरणवाची यानी एक के बाद दूसरा शब्द एक जैसा आए तो अनुकरणवाची, और खटखटाना यानी क्रिया जो कि नाम धातु क्रिया है। अगला, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने की प्रेरणा देता है तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया, निशु नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। तो यहाँ पर कार्य स्वयं न करके दूसरों से कार्य करवाया जाता है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगला, पूर्वकालिक क्रिया। तो जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, यानी कि जो क्रिया है वह किसी और क्रिया के बाद होती है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, यानी कि गृह कार्य का जो क्रिया है वह घर पहुंचने के बाद होगी। इसी तरह बड़े बेटे ने अनुपम से छीनकर दूध पिया, कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए और आकांक्षा पढ़कर सो गई। इसी तरह से अन्य उदाहरण, पिताजी खाना खाकर ऑफिस गए, रिया पढ़कर खेलने गई। तो और अन्य पूर्वकालिक क्रियाएं जैसे धातु सो है तो उसमें कर लगाकर सोकर, नहा में कर लगाने से नहाकर,
जाग में कर लगाकर नहाकर क्रिया बनेगी। इसी तरह लिखकर, जाकर और आकर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाएं बनती है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि किसी भी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो पद समान रूप से पाया जाता है तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग या संरचना के आधार पर। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं।